ग्रामीण विकास की अवधारणा व कौशल विकास को लेकर कार्यशाला संपन्न। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में अध्ययनरत MBA ग्रामीण विकास प्रथम वर्ष के छात्रों का 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 15 जनवरी से 24 जनवरी तक तकनीकी विकास समिति मंडी के सहयोग से नगवाई में संपन्न हुआ। इसमें 31 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। समापन समारोह में जोगिंदर वालिया, सचिव तकनीकी विकास समिति ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान छात्रों को ग्रामीण विकास में नए कौशल सीखने, अपने करियर की खोज करने और उसे बेहतर बनाने में मदद करने का मौका दिया गया, जिसमें ग्रामीण उत्पाद में कार्यरत मंडी साक्षरता समिति के स्वयं सहायता समूह की ओर से सुनीता विष्ट व नवल निराला, फॉर्मर प्रोड्यूसर कंपनी अप्पर वैली मणिकरण के निर्देशक उमेश व टेक सिंह, पद्मश्री नेकराम शर्मा ने जैविक खेती कृषि विज्ञान केंद्र से सहायक निर्देशक डॉक्टर देवलिश व डॉक्टर नेहा, क्षेत्रीय फल उत्पादन व अनुसंधान केंद्र बजौरा से डॉक्टर देविना वैद्य व डॉक्टर विजय, बूटीको हस्तशिल्प संगठन बुंतर से मुख्य सलाहकार रमेश ठाकुर, वुलनेट से शिवानी ठाकुर, जूस जैम व आचार में कार्यकर्ता फॉर्मर संगठन टिलाहर के सचिव कर्मचंद व समिति के मुख्य स्रोत व्यक्ति एवं अध्यक्ष डॉक्टर विजय विशाल, उपाध्यक्ष तथा वैज्ञानिक डॉक्टर किशोर खोसला, UNDP के पूर्व सलाहकार अभिषेक शर्मा व अन्य प्रशिक्षकों ने मार्गदर्शन किया। कोई अस्तित्व नहीं था यहाँ पे। क्या होता था ना, कुल्लू शॉर्ट्स बिल्कुल प्लेन कपड़ा बनता था। यहाँ पे सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट 2 कलर्स होते थे। खुशी में सफ़ेद पहना जाता था और बुरे वक्त में काला कपड़ा पहना जाता था। तो अब होता क्या ना कि माउंटेन लाइफ बहुत बोरिंग होती है, क्योंकि विंटर्स में आपके पास सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ होती थी उस ज़माने में, और जब आप समर्स में होते थे तो थोड़ी हरियाली, लेकिन उस वक्त लोगों के पास वक्त नहीं होता था। तो विंटर्स में फिर कलर्स कैसे लेके आए, तो किन्नौरी लोगों के पास क्राफ्ट था। तो यहाँ पे दादाजी ने उन्हीं का सिंप्लीफाइड वर्जन बनाया और बहुत बड़े बड़े पैटर्न्स बने कंपेयर टू किन्नौरी शॉल्स। तो उस चीज़ को जब उन्होंने सिंप्लीफाई किया तो उसका नाम दिया गया कुल्लू शॉल्स। तो कुल्लू शॉल्स बेसिकली किन्नौरी जो मोटिव्स हैं उसका बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन है, और आज की डेट में किन्नौरी शॉल से ज़्यादा कुल्लू शॉल का महत्व है। तो ये जो उन्होंने कोऑपरेटिव बनाई थी वो 12 लोगों से शुरू हुई थी और ये सन 1944 में बनी थी, तो या 1944 में। और उस टाइम पे उन्होंने सिर्फ 12 रुपए से ये शुरू की थी, ठीक है। उस ज़माने में 12 रुपए भी बहुत ज़्यादा थे। तो कुल्लू शॉल्स की शुरुआत हुई थी, भुट्टी गाँव है वहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी, और उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे जैसे इसका कुनबा बढ़ता गया तो यहाँ नीचे भुट्टी कॉलोनी एक जगह है, वहाँ पे इसको बसाया गया पूरी, मतलब नए सिरे से शिफ्ट हुई और वहाँ पे, और आज वहाँ पे भी करीब 1000 परिवार जुड़े हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हैंड वीविंग से, और इसको कमर्शियल बनाया गया है। कुल्लू शॉल को कमर्शियल ऑफ कोर्स दादाजी ने बनाया, बिकॉज उस टाइम पे तो कोई जानता नहीं था। और इसमें भी खूबसूरती कुल्लू शॉल्स की क्या थी कि इसको भी ऊन से बनाया जाता था, और आज भी हम लोग ऊन के साथ ही काम करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले पुराने ज़माने में गांव में लोग लोकल शीप के साथ काम करते थे, लोकल शीप वूल के साथ। हम लोगों ने इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन किया, ईजी, मतलब कि लोगों की रीच में हर एक चीज़ आए। होता क्या है ना कि हम लोगों को जो चुभने वाली चीज़ें पसंद नहीं थी, तो इसको कैसे कमर्शियली वायबल बनाया जाए और कैसे इसको इंटरनेशनल एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, तो उन लोगों ने फाइन मरीनो वूल में काम करना शुरू कर दिया। दैट इज़ हाउ इट इज़। वो बुटीको का थोड़ा सा स्टोरी है। तो ऑब्वियसली अब मैं 3rd जनरेशन हूँ जो कि इस बिजनेस में हूँ। दादाजी की डेथ के बाद माय फादर ही टुक ओवर, एट प्रेजेंट ही इज चेयरमैन ऑफ बुटीको राइट नाउ, और मैं 3री जनरेशन हूँ जो इस काम को आगे लेके जा रही हूँ। मेरे लिए इंस्पिरेशन ऑब्वियसली मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर रहे हैं थ्रू एंड थ्रू, जिनकी वजह से वो बोलते हैं ना कि जीन्स में आता है कि आपको भी लोगों के लिए काम करना है। तो मुझे भी इस सेक्टर में काम करते, जो मेरा अपना पर्सनल का एक्सपीरियंस है, मुझे इस सेक्टर में काम करते हुए 55 ईयर्स हो गए। तो 35 सालों से मैं हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स में काम कर ही रही हूँ। और उसके अलावा मुझे ये दिखता गया कि हमने उसको एक ऑर्गेनाइज सेक्टर तो बना दिया, लेकिन हर कोई गाँव से एक जगह पे नहीं आ सकता था। तो मैंने एक उसमें एडिशन किया कि हम लोग गांव-गांव गए लोगों के पास, उनको सिखाया बेसिकली कि आप यही काम अपने घरों में बैठ के कैसे कर सकते हो। तो डिफरेंट जगह, जैसे अब हम दिल्ली जाते हैं, तो जो आपने पहली वीडियो देखी, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हम गाड़ा शैनी में काम करते हैं, जहाँ पे कि हम पूला के साथ, और बेसिकली हम वो क्राफ्ट चूज़ करते हैं जो कि बेसिकली लैंग्वेजिंग क्राफ्ट्स हैं। तो कुल्लू शॉल्स तो खैर दुनिया में फेमस है, इसको सेव करने की ऐसा ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग कुल्लू क्राफ्ट्स में काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ और भी क्राफ्ट्स हैं जो कि बिल्कुल वैनिशिंग स्टेज पे जा रहे हैं। जैसे पूला, एक ज़माने में पूला बंजार और इस इलाके में बहुत ज़्यादा बनती थी। हैंड स्लीपर्स जो बहुत पहले पहने जाते थे, आज उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहा है।
तो हम लोगों ने उसमें काम करना शुरू कर दिया। किस तरीके से हम लोग गांव के ही लोगों से उन्हीं के उनको एंगेज करते हैं, उनसे सारा शेल मंगवाते हैं, जो लोकली जितना भी रॉ होता है वो मंगवाते हैं, फिर गांव की लेडीज़ को वही देते हैं ताकि वो उसका रस्सी बनाएं, फिर पुला बनाएं और एक क्राफ्ट की शेप में। लेकिन हाँ, हम लोगों ने उसी ट्रेडिशनल क्राफ्ट को इंटैक्ट तो रखा है, उसके मेकिंग प्रोसेस को इंटैक्ट में रखा हुआ है, लेकिन उसको एक डिफरेंट वर्जन दिया गया है। जैसे नया स्टाइल दे दिया, नया लुक दे दिया। वो बोलते हैं ना कि चेंज ज़रूरी होता है हर एक चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल भी जो है ना आपके यहाँ तो बिक जाएगा क्योंकि हमें वो चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन जब आप यहाँ से बाहर किसी को बेचने की कोशिश करते हो तो वो बिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हर किसी को बहुत ब्राइट कलर्स पसंद नहीं आते, सबको सोबर आते हैं, हर एक का अपना टेस्ट होता है। तो मार्केट की रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम लोगों ने उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस की, उसके थोड़े शेप में चेंजेस की, उसके थोड़े लुक में चेंजेस की। तो अब हम लोग उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहे हैं। इसके अलावा जब बात आती है हैंड निटिंग की, हैंड निटिंग का स्कोप इतना ज़्यादा है यहाँ पे कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये चीज़ें तो भरी पड़ी हैं हम लोगों में, हर घर में निटिंग होती है, बुजुर्ग करते हैं, माँ बाप करते हैं, और हमने बस उसको भी एक प्रोफेशनल वे दिया। डिज़ाइनर्स आते हैं, हम लोग उनके साथ बहुत ज़्यादा काम करते हैं। यहाँ पे बल्क मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे भी हम लोगों के ऑर्डर्स, जैसे दिल्ली में आप देखेंगे कि हर तरह के लोग आ रहे हैं, कितना क्राइम वहाँ पे बढ़ रहा है, किस तरह की वहाँ पे सिचुएशन है, मतलब एक एक कमरे में जो है कितने कितने लोग रह रहे हैं। इवन जो फॉरेन कंट्री में भी अब ये दिक्कत आ गई है कि जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो मतलब ऐसे रह रहे हैं जैसे कि मतलब आप एक कमरे में 6-6, 7-7 लोग रह रहे हैं। वो क्योंकि आपका जो एक थ्रस्ट है, जो ज़्यादा वहाँ की तरफ आप लोग जा रहे हैं, उससे सिचुएशन इस तरह की पैदा होगी। तो इसीलिए जो है भारत सरकार भी और जो और भी लोग हैं उनका ये थ्रस्ट है कि रूरल एरिया में इस तरह की आप जो है फैसिलिटीज़ क्रिएट करें जिससे कि वहाँ पे मास माइग्रेशन ना हो। अगर मतलब जो मनरेगा था, मनरेगा का भी यही वो था कि आप जो है मैंडेज क्रिएट करें और उसमें रूरल एरिया में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले ताकि शहरों से जो आपका माइग्रेशन है उसको रोका जाए। ये एक मतलब वो था। लेकिन दूसरा इसमें कोशिश भी किया, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद थे, उन्होंने एक इसका मतलब एक अल्टरनेटिव डेवलपमेंट मॉडल किया था जिसको बोलते हैं पूरा। पूरा का मतलब था प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरिया। तो उसमें भी मतलब ये था उनका, मैं हमीरपुर में ट्रिब्यून में काम करता था, उनका मैंने भाषण सुना, मेरे को बड़ा अपीलिंग लगा कि देखो आज ऐसा नहीं है कि गांव में जो आपका मतलब एक अनपढ़ नौजवान है या जो सेमी लिटरेट है उसी के लिए एम्प्लॉयमेंट, उसके लिए तो ठीक है कि हो जाएगी, लेकिन जो पढ़ा लिखा नौजवान है उसके लिए भी वहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट होगी? अगर हम वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज क्रिएट कर सकते हैं, है ना, तो उसमें जो आपके डॉक्टर हैं उसको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी वहाँ, है ना। अगर हम वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसको हम एनहांस करेंगे, तेज करेंगे, तो जो आपका इंजीनियर बच्चा है उसको भी वहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। गांव के लेवल पे अगर हम जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं तो वहाँ जो इलेक्ट्रिक इंजीनियर है उसको भी वहाँ जॉब मिलेगी। तो इसी तरह से मतलब हम जो गांव के एरिया में जब अर्बन फैसिलिटीज़ क्रिएट करेंगे, जो शहरों में आज फैसिलिटी है, अगर हम गाँव में वो फैसिलिटीज़ क्रिएट करेंगे तो जो आपका रूरल जो पॉपुलेशन है, रूरल जो एजुकेटेड एम्प्लॉयड बच्चे हैं उनको वहाँ पे रोजगार मिलेगा। यही मतलब एक कोशिश तो वो है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा गैप है। मैं बता रहा था कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हमारा जो टेम्परेचर है और जो लोकल वेदर कंडीशंस हैं उसमें थोड़ा सा चेंजिंग आ रही है, वातावरण में परिवर्तन आ रहा है। उसकी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से या वातावरण गर्म होने की वजह से कुछ जो फसलें जो है हमारी वो बिल्कुल उनकी प्रोडक्शन जो है बिल्कुल नीचे जा रही है। और एक समय ऐसा भी आएगा कि कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं हमारे पास, जैसे ये आप गोल्ड क्रॉप्स की अगर बात करें, जैसे आपकी बंद गोभी, फूल गोभी वगैरह है, ये वेदर कंडीशन से बहुत सेंसिटिव क्रॉप्स होती हैं। तो अगर इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह से चली रही तो धीरे धीरे ये इनकी कल्टीवेशन जो है इस एरिया से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और जिस तरह से हमारा जो इस एरिया से जो सेब का उत्पादन है धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन होने की वजह से, वातावरण गर्म होने की वजह से क्या होगा, धीरे धीरे वो शिफ्ट कर गया है, जैसे लाहौल की तरफ चला गया है या अपर रिचीज में चला गया, जो हाइट के वाले इलाके हैं उनकी तरफ जो हमारा
कल्टीवेशन चली गई। जो वैली एरियाज हैं, जैसे हमारा ये नवाई वगैरह का इलाका है और हमारा एक कुल्लू बुंतर का इलाका है, इसमें धीरे धीरे जो हमारे एप्पल कल्टीवेशन जो है वो बिल्कुल। तो इसको बचाने के लिए हमें क्या करना होगा? तो इसको बचाने के लिए हमें प्लांटेशन, एक तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांटेशन करनी चाहिए, अपने वनों को बचाना चाहिए, आग नहीं लगानी चाहिए हमें। काफ़ी ज़्यादा लोग जब आग लगती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, पेड़ पौधों को तो होता है, पक्षियों का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। कारों का जो हमारी जो व्हीकल्स हैं जो वो कम से कम इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी हमें अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। उस तरह से जो है घरों में जो है हमारे बल्ब जो है जो LED बल्ब का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और जब हमें घर पर किसी बल्ब की ज़रूरत नहीं है या टीवी की ज़रूरत नहीं, कमरा हम छोड़ रहे हैं तो उसको हमें ज़रूर बंद करना चाहिए। वाटर कंजर्वेशन हमें करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कंजर्वेशन आप करें ताकि हमारा जो पानी की कमी ना हो, हमारी मिट्टी के अंदर बायोडाइवर्सिटी बनी रहे ताकि वहाँ का जो सॉइल का जो स्ट्रक्चर है और सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी बनी रहे ताकि हमारी बायोडाइवर्सिटी जो मेंटेन हो सके। के साथ डील करनी है, सब कुछ बताया। और जो ज्ञान हम किताबों में रह गया था कि ये चीज ऐसी होती है, यहाँ से ऐसी होती है, उस चीज को सीखने का हमारे को मौका मिला। ग्राउंड लेवल पर हमने नई नई चीजें सीखी, FPOs के बारे में सीखा, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में सीखा, जो हमारे जो इमोशनली कनेक्ट होते हैं पीपल्स के साथ, ट्रेडिशन के साथ, जो हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं जो लुप्त हो रही है उसको कैसे बचाना है, कैसे प्रिजर्व करना है, कैसे महिलाओं का विकास करना है, इन सब चीज़ों पे हमने फोकस किया। जो हमारा टॉपिक है, जो मेन MBRD जो हम स्टूडेंट्स हैं, तो इसमें जो हमारा रूरल जो सेक्टर रहता है इस पे ज़्यादा ध्यान रहता है। तो लोकल लेवल पे हमने आगे जाके किस चीज़ पर काम करना है और कैसे कैसे लोगों के साथ डील करनी है, इन सब चीज़ों का हमने 10 दिनों में सीखा है। हम आशा करते हैं कि हमारे को दूसरी बार भी यहाँ आने का मौका मिलेगा। और बाकी सभी स्टूडेंट्स की भी यहाँ पर मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला में अध्ययनरत MBA रोल डेवलपमेंट के 31 छात्रों का एक प्रशिक्षण शिविर जो है वो लगाया गया 10 दिवसीय। और इस प्रशिक्षण में जो है बच्चों को जो कौशल है उस स्किल डेवलपमेंट के बारे में और नई तरह के जो ग्रामीण उत्पाद और संगठन है उनका जो है वो प्रशिक्षण, और उसके अलावा उनको फील्ड विजिट जो है करवाई गई। और इस दौरान जो है वो पूरे इस इलाके के अंदर जो कृषि में, बागवानी में और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो काम कर रही हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं, उसके अलावा जो एग्रो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं संगठन, और तमाम जो हस्तशिल्प के अंदर बुटीक हो या उस तरह के जो संगठनों में है उसमें उसके बारे में बातचीत करवाई गई। और उनके किस तरीके से उन्होंने जो गाँव की अर्थव्यवस्था के अंदर जो है अपना काम किया है और कैसे उसके अंदर वैल्यू एडिशन करके लोकल एम्प्लॉयमेंट का जरिया जो है वो स्थापित किया है। तो उसको जो है हमने यहाँ पे किया है। और मुझे उम्मीद है तकनीकी और विकास समिति ने जिस तरीके से ये आयोजन किया है इससे बच्चों को फ़ायदा होगा। और जो बच्चे अपनी पढ़ाई के साथ साथ जो उनको एक ग्रामीण परिवेश में जो ग्रामीण विकास के अंदर जो ग्रामीण उत्थान के लिए जो कार्यक्रम हमें करने चाहिए उसका एक अच्छा एक्सपोजर मिला है। और उम्मीद करते हैं कि वो आने वाले दिनों में इसको जो अपने जीवन में लाएंगे, सुधारेंगे और ग्रामीण व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने की में मदद करेंगे। धन्यवाद।